बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो एसईसी का पेपर होता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। चाहे यूनिट फर्स्ट हो, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट थर्ड हो, चाहे यूनिट फोर हो, चारों के चारों यूनिट्स का जो क्विक रिवीजन है वो मैं आपको इसके माध्यम से करवाने वाला हूँ। और एमसीक्यू है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, पिछले जितने भी हमने क्लासेस दिए हैं उससे लगभग पेपर आपको देखने को मिला है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है। आप में से काफ़ी बच्चे वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, बाकी के जितने पार्ट करा रखे हैं वो नहीं देखते हैं, फिर कहते हैं सर हमारे तो जो हम फिर क्योंकि हमारे कम नंबर बन रहे हैं। तो अगर आपको चाहते हो कि मैं पेपर में अच्छे अंक आए मेरे, मैं पास हो जाऊं, मुझे अगले साल की टेंशन नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं जो पढ़ाऊंगा आपको थ्योरी के एमसीक्यू के साथ साथ जो थ्योरी कराऊंगा उसको भी अच्छे से याद कर लेना है, आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। और साथ के साथ बाकी वीडियो की अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम और जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया, दोनों को ज्वाइन कर लो, दोनों पे से जाके आप देख सकते हो अन्य वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट से शुरू करेंगे, फिर यूनिट सेकंड, फिर यूनिट थर्ड और यूनिट फोर से शुरू करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब उससे आगे शुरू करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख लेना। आपको पहले ये वाला पार्ट देख लो क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट से इसमें आपके पहला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन से सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। तो जब आप क्रिएटिव लेखन करते हो तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, तो क्या होता है, प्रेरणा। आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कोई भी क्रिएटिव काम करने के लिए। तो अगर आप सोच लो कोई कहानी लिखना चाहते हो या फिर आपको ड्राइंग करते हो, आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें कौन से में आती है, ये क्रिएटिव काम में आती है। तो क्रिएटिव काम आप जीवन में तभी कर सकते हो जब आप कोई भी काम को करने से मोटिवेटेड हो अंदर, तभी तो आपके सामने थॉट आएगा अलग, तभी तो आप कुछ अलग मतलब इमेजिनेशन कर पाओगे अपने जीवन में। अगर आपको मोटिवेशन ही नहीं है, उस काम से प्रेरणा ही नहीं आ रही है, तो आप कभी भी क्रिएटिव काम को जीवन में नहीं कर सकते हो। तो इसका सही आंसर यही है, आपके जीवन में बस अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए कोई भी क्रिएटिव काम को करने से पहले। 22 नंबर प्रश्न है, लेखक में संवेदना का महत्व क्या होता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इन राइटिंग। तो जो लेखन के संवेदना का क्या महत्व होता है पाठक को जोड़ने के लिए, तो इमोशंस का कार्य यही रहता है कि वो क्या करता है, वो जो इंटरेक्शन होता है, जो आपको रीडर होता है उसको क्या करता है, जोड़ता है, आपको उसके इमोशनल के साथ कनेक्शन करने का प्रयास करता है। तो देखो अब मैंने कोई एक स्टोरी लिखी है ना, एकदम बोरिंग, जिसमें कोई इमोशन नहीं है, जिसमें कोई क्लाइमेक्स नहीं है, ऐसे मत समझो, आप ऐसे समझ लो कोई एक मूवी रिलीज हुई है, उससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। अब उस मूवी में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रिलेट नहीं है आपकी ज़िंदगी से, ऐसे ही जिसमें ऊट पटांग चीज़ें बता दी गई, क्या आप उससे रिलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या फिर एक एक दूसरी मूवी बनाई गई, देखो केजीएफ की मूवी कितनी पॉपुलर हुई थी, क्यों, क्योंकि इसमें लोगों ने इमोशनली कनेक्टेड हुए थे उस चीज़ से। बाहुबली देख लो, तो जिस मूवी में आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हो उससे क्या रहते हो, आपको उससे क्या होता है, वो फिल्म अच्छी चलती है, क्यों, पाठक है, उसको श्रोता है, देखने वाला है, जो व्यूवर है वो क्या होता है, उससे इमोशनली कनेक्टेड रहता है और हमेशा जुड़ा रहता है। तो यही बात है, लेखक में संवेदना का, इमोशन का यही महत्व होता है कि वो पाठक को जोड़ने का कार्य करता है। प्रभावशाली तकनीक लेखन की क्या विशेषता होती है। व्हाट इज ए फीचर ऑफ इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग। तो प्रभावशाली तकनीकी लेखन की क्या विशेषता रहती है। तो प्रभावशाली तकनीक लेखन में आपको स्पष्टता और सटीकता देखने को मिलती है, मतलब आप चीज़ों को स्पष्टली क्लियरली बताओगे और सटीकता के साथ स्पष्ट करने का प्रयास करोगे। समझ में आ गई। तो स्पष्टता और सटीकता के साथ आप चीज़ों को बताने का प्रयास करोगे, तभी जाकर आपकी क्या हो सकती है, आप इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग कर सकते हो, प्रभावशाली तकनीकी लेखन है वो कर सकते हो। समझ में आ गया। तो अगर आप चीज़ों को बहुत ही, आप जैसे कोई भी मूवी है, मूवी से ही समझाऊंगा सारी चीज़ें आपको ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। तो कोई भी मूवी है, अगर उसको आप स्पष्टली समझा, अगर वो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस मूवी की स्टोरी क्या है, जिसमें बहुत अच्छा क्लाइमेक्स है, समझ, रिलेवेंट चीज़ें दिखाई गई, सारे के सारे कैरेक्टर अच्छे से अपना रोल निभा रहे हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, तो क्या होगा, आपको वो चीज़ अच्छे से प्रभावशाली ढंग से अच्छी लगेगी। तो यही है, स्पष्टता और सटीकता होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर। 24 नंबर प्रश्न की बात करूं, लेखन कौशल में सुधारने के लिए कौन सी प्रक्रिया मददगार नहीं होती है। विच प्रोसेस इज नॉट हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द राइटिंग स्किल। तो आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्रतीक्षा करना। तो आप किसी का इंतजार करोगे, किसी भी व्यक्ति का प्रतीक्षा करोगे, तो क्या उससे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इंप्रूव होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। राइटिंग जो प्रतीक्षा करना का कोई भी महत्व नहीं होता है जीवन में आपका इससे संबंधित, राइटिंग स्किल से संबंधित। 25 नंबर प्रश्न की बात करें, परसेप्टिव लेखिंग, वाई इज द परसेप्टिव इम्पोर्टेंट इन राइटिंग।
तो जो प्रतिपेक्ष लेखन का क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों होता है? विषय को एक नया दृष्टिकोण देता है। तो परसेप्टिव जो लेखन होता है, राइटिंग होता है, परसेप्टिव क्या होता है? जैसे कि एक नई कोई स्टाइल की अगर मूवी आपको देखने को मिली है, समझे, तो उसको परसेप्टिव होगा। तो उसका जो राइटर है उसने जो लेख लिखा ना, वो परसेप्टिव लेखन में आएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक नया दृष्टिकोण दिया, एक नई विचारधारा दी है समाज के अंदर। समझ में आ गया आपको? जैसे जिस समय बाहुबली रिलीज हुई थी, जिस समय केजीएफ रिलीज हुई थी, तो वो उस समय की एक अलग लेवल की मूवी थी जिसमें अलग सिनेमेटोग्राफी थी। तो अगर आपने केजीएफ को देखा होगा तो उस मूवी के अंदर क्या है, जो ब्लैक स्क्रीन का जो उसमें इतना अच्छे से ब्लैक इफेक्ट का इतना अच्छे से प्रयोग किया है, उसके बाद में देखो कितनी मूवी ब्लैक इफेक्ट पे बनी है आपकी। क्यों बनी है? क्योंकि उसने अलग लेवल का बीजीएम लेके आए थे, अलग लेवल की आपकी स्टोरी लाइन थी। तो यही चीज़ है, जो एक नया दृष्टिकोण जो उसके लेखक ने उसको स्टोरी को लिखा है, वो कैसा है? एक नया दृष्टिकोण दिया, एक परसेप्टिव राइटिंग है उसकी। लेखन में पुनर्लेखन रीराइटिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो अगर आपने कोई भी लेख लिखा और उसको फिर से लिख रहे हो, तो क्यों लिखोगे? उसमें जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार कर ही तो लिखोगे। भाई ऐसे नहीं याद कर रहा है तो आप ऐसे याद कर लो, आप छोटे बच्चे थे तब आपको शुरू लेख दिया जाता था ना, अब टीचर ने कहा जा फिर से लिख के लेके आ, तो क्यों दिया है? क्योंकि आपने उसमें कोई ना कोई गलतियां की होगी। तो यही है, पुनर्लेखन आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप त्रुटियों को बेहतर बना सको और उनको सुधार सको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी त्रुटियों को सुधारने के लिए और बेहतर करने के लिए। उन्मुख लेखन का क्या तात्पर्य होता है? तो व्हाट डू यू मीन बाय रीडर ओरिएंटेड लेखन? तो रीडर ओरिएंटेड लेखन में क्या होता है? पाठकों में रुचि और समझ को ध्यान में रखकर लेखन का निर्माण किया जाता है। तो पाठकों में लेखन, व्हाट डू मीन बाय रीडर ओरिएंटेड राइटिंग? तो रीडर से मतलब जो पाठक है उसको पढ़कर मजा आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए उस चीज़ में। तो कोई भी लेख लिखा जाता है तो भाई क्यों लिखा जाता है? कोई व्यक्ति ऐसा थोड़ी अपना उसको कागज और कलम से लेकर कागज खराब करने में मजा आ रहा है, नहीं। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि जो वो चीज़ लिखे वो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, उनको रुचि बने। तो यही होता है पाठक उन्मुख लेखन, इसीलिए किया जाता है ताकि जो पाठकों की रुचि है और समझ है को ध्यान में रखकर ही वह लेखन किया जाता है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लेखन की रुकावट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर इन राइटिंग? तो लेखन में राइटिंग में कौन सा रुकावट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? योजना बनाना। तो अगर कोई भी चीज़ है, अगर आप योजना बनाकर कोई भी लेखन करोगे, जैसे आपने लेख लिखना शुरू किया आज के समय क्या एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो पहले आपने सबसे पहले उसका टाइटल सोचा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द चेंजिंग वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, बना लिया आपने टाइटल, फिर उस पर पॉइंट बनाए। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ देखने को मिली, फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ इंपॉर्टेंस हो सकती है, एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग है, हेल्थ केयर में क्या है, और उसको हम अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मोटे मोटे आपने पॉइंट लिख लिए, फिर आप वो पन्ना आपने आपके सामने रख लिया और साइड में उस पर लेख लिखना आपने शुरू किया। तो इससे क्या होगा, अब आपको एकदम पता चल गया कि मुझे इन सभी पॉइंटों पर ही चीज़ों को लिखना है। समझ में आ गया? तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो इसे क्या कहा जाता है? योजना बनाना कहा जाता है लेखन में। तो यही होता है, योजना बनाना है, वही क्या होता है? लेखक में आपको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, ना कि रुकावट करने का। अच्छा, और दूसरे प्रश्न क्या है? विचारों में अस्पष्टता। अगर आपकी थिंकिंग की क्लियरिटी नहीं आ रही है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, रुक रुक कर आ रही है अस्पष्टता, तो क्या आप अच्छा लेखन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। शब्दों का भ्रम है, शब्दों का भ्रम मतलब आप चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाते हो, कन्फ्यूजन हो रहा है चीज़ों को लेकर, तो आप क्या हो सकती है? लेखन में आपके रुकावट आ सकती है। गलत व्याकरण, अगर आप रॉन्ग ग्रामर का यूज करते हो तो इससे क्या होता है? रॉन्ग ग्रामर के यूज से आपके सामने चीज़ें हैं वो गलत हो सकती हैं, पाठकों को मज़ा नहीं आएगा, पाठक है वो आपके गलतियां निकालना शुरू कर देंगे। तो ये सभी किस में आती हैं? बैरियर में आ सकते हैं। अब ये प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि लेखन में कौन सा बाधा होती है, तो ये शब्द कोई देखने को मिले आप वो वाला ऑप्शन टिक करके आ जाना। 9 नंबर प्रश्न है, लेखक में अनुच्छेद पैराग्राफ का क्या उद्देश्य होता है? तो कोई भी लेखक होता है, कोई भी लेखन होता है, उसमें पैराग्राफ राइटिंग का क्या हेल्प होता है? तो उसका क्या कार्य होता है? विचारों को स्पष्ट व क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करना। तो जो भी आपकी जो थिंकिंग है, जो आपके विचार हैं, उनको एकदम स्पष्ट तरीके से और एक सीक्वेंस में चीज़ों को बताने का कार्य होता है किसका? पैराग्राफ के अंदर वो चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, विचारों को स्पष्ट व क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य क्या होता है? पैराग्राफ का होता है। समझ आ गया? तो आप भी जो बड़े वाले निबंधात्मक प्रश्न करते हो ना, वो पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर ही होते हैं। प्रभावी संवाद लेखन का आवश्यक तत्व क्या होता है? प्रभावी संवाद, व्हाट इज द एसेंशियल एलिमेंट इन द इफेक्टिव डायलॉग राइटिंग?
तो प्रभावी मतलब आप इफेक्टिव डायलॉग राइटिंग करते हो, प्रभावी संवाद लेखन करते हो, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, जीवंतता और यथार्थता होनी चाहिए। मतलब आपके अंदर उसके अंदर एक तो यथार्थता मतलब वास्तविकता से वो चीज़ जुड़ी होनी चाहिए, और जीवंतता होनी चाहिए मतलब वो चीज़ें आपके वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो ही वो क्या होगा, एक इफेक्टिव डायलॉग राइटिंग होगा, एक प्रभावी संवाद लेखन की कैटेगरी में आएगा। लेखन अभ्यास की नियमितता का उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आप जो लगातार कोई भी चीज़ है नियमित रूप से लिखने का अभ्यास करते हो, तो इससे क्या होता है, आप में सुधार और आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। तो इससे क्या होता है भाई, अगर आप नियमित रूप से चीज़ों को लिख रहे हो तो आपके जीवन में क्या होगा, आपके लेखन कला उसमें सुधार होगा, और कॉन्फिडेंस आपके जीवन में धीरे धीरे चीज़ों को लेकर बढ़ता है। समझ में आ गया। तो क्योंकि अगर आप लिखना शुरू कर दोगे तो आपको विचारों की स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी, आप इफेक्टिवली बोल भी पाओगे। 32 नंबर प्रश्न है, ब्लॉग लेखन किस श्रेणी में आता है। तो ब्लॉग लेखन किस श्रेणी में आता है, व्यक्तिगत व डिजिटल लेखन की श्रेणी में आता है। तो ब्लॉग जो लिखा जाता है वो व्यक्तिगत व डिजिटल लेखन की श्रेणी में आपको देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही होने वाला है। 33 नंबर प्रश्न है, प्रथम ड्राफ्ट का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट इन राइटिंग। तो प्रथम ड्राफ्ट का क्या उद्देश्य होता है, विचारों की आरंभिक स्तुति देना। तो आप जब भी कोई फिल्म देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, कोई भी लेख लिख रहे हो, तो इसके अंदर प्रथम ड्राफ्ट क्या होगा, जो आप स्टार्टिंग के अंदर जैसे कोई भी कहानी लिख रहे हो तो उसमें पात्रों को जो स्टेब्लिश किया जाता है ना, मूवी में आपको सबको बताया जाता है, पहले ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये उसके फैमिली मेम्बर है, ये साइड कैरेक्टर है, ये आपको ये सब पात्र हैं जो इस मूवी में आपको देखने को, ये विलन है। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग का जो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है, जो पात्रों को स्टेब्लिश किया जाता है। या फिर कोई आप किसी भी समस्या पर रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या करोगे, आप समस्या के बारे में ऊपर ऊपर से बताओगे एक बार कि भाई मैं ये जो लेख होने वाला है मेरा इस चीज़ पर होने वाला है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, फर्स्ट ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। औपचारिक लेखन में कौन सी आवश्यकता होती है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी इन द फॉर्मल राइटिंग। तो फॉर्मल राइटिंग में क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, रूपक और कविताएं। तो फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मल ऐसी राइटिंग होती है जिसके अंदर आप अपने वास्तविक जीवन के बारे में चीज़ों को स्पष्ट करो, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति को समझाने का प्रयास करो। तो इनमें से कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, रूपक और कविताएं। तो कविताओं में आप अपने इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हो दूसरे लोगों का। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, कविता और रूपक में आपको इमोशंस को देखने को मिलते हैं। 35 नंबर प्रश्न की बात करूं, लेखन कौशल का मूल्यांकन करते समय प्राथमिकता किसको दी जाती है। तो लेखन कौशल कर रहे हो आप, उसको करते समय प्राथमिकता किस चीज़ को दी जाती है, विचारों की स्पष्टता को। तो जब भी लेखन कौशल किया जाता है उसमें इसी चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आपके जो इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग है, या फिर जो आपका विचार है वो कैसे आने चाहिए, एकदम सही तरीके से आपके सामने स्पष्ट होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विचारों की स्पष्टता आनी चाहिए आपके लेखन कौशल को बेहतर बनाने के लिए। अब बात करें अब आपकी यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड है वो अब अपन शुरू करेंगे। तो यूनिट सेकंड का जो पहला पार्ट है उसमें क्या है रचनात्मक लेखन का 27 नंबर प्रश्न है, फीचर लेखन में एंगल का क्या तात्पर्य होता है। तो वह इन फीचर राइटिंग एंगल रेफर्स टू। तो फीचर राइटिंग में लेखन का क्या एंगल होता है, विषय को प्रस्तुत करने की विशिष्ट दृष्टि होती है। मतलब आप कोई भी जो लेखन कर रहे हो उसको आप जो एक्सप्रेस करते हो उसको प्रस्तुत करने की एक स्पेशल टाइप की जो कैटेगरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, फीचर लेखन कहा जाता है। फीचर लेखन जैसे आप जो कोलेबरेशन देखते हो ना आज के समय, दो बड़े बड़े एक्टर, वो क्या होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के एक्टर हो गए या फिर जो आपस में मिलकर कोई नई मूवी बना रहे हैं, उसी को समझ लो कि उसमें क्या होता है, उसमें दो अलग अलग प्रकार की, मान लीजिए एक एक्शन करता है, एक आपको अच्छा कॉमेडी कर सकता है, तो दोनों के एंगल से क्या होगा, एक्शन प्लस कॉमेडी की मूवी बन जाती है। तो वही होता है, उसी तरीके से मैं ये उन दोनों को क्या कहा जाता है, फीचर किया गया है। तो इससे क्या होता है, विषय को प्रस्तुत करने की एक विशिष्ट दृष्टि निकल के आती है, मतलब एक अलग प्रकार की चीज़ निकल कर आती है उस चीज़ से, अलग दो जोनर, अलग अलग प्रकार के जोनर वो आपस में मिल जाते हैं। फीचर लेखन में कौन सी शैली नहीं अपनाई जाती है, विच स्टाइल इज नॉट यूज इन फीचर राइटिंग। तो फीचर राइटिंग में कौन सी शैली नहीं अपनाई जाती है, औपचारिक सरकारी भाषा। तो औपचारिक सरकारी भाषा वहीं पे अपनाई जाती है जहाँ पर अपने से बड़े अधिकारी की बात कर रहे हो या किसी ऐसे व्यक्ति को फीचर करने का प्रयास कर रहे हो जो आपको मतलब
औपचारिक भाषा वहीं पे यूज की जाती है जहाँ पर आप अपने बड़ा अधिकारी आपसे कोई बात कर रहा है, कोई समस्या पे आप कोई बात कर रहे हो, या फिर आपको किसी की सूचना दी जाती है, जहाँ पर इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आपको कार्य से मतलब होता है। जो कार्य आपको करवाना होता है उस पर वो लेख लिखा जाता है, तो इसी को फीचर लेखन कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, एक अच्छा फीचर लेख कैसा हो सकता है। तो एक अच्छा फीचर लेख में क्या क्या हो सकता है। एक अच्छे फीचर लेख में आपको देखने को मिल सकता है जानकारीपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली, मतलब उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इमोशंस भी साथ के साथ देखने को मिलेंगे। तो जानकारी और भावना दोनों की दोनों आपको उसमें से देखने को मिल सकती है। उसी को क्या कहा जाता है, एक अच्छा फीचर लेख के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न की बात करूं, फीचर लेखन का अंत कैसा होना चाहिए। व्हाट शुड बी एंडिंग ऑफ द फीचर आर्टिकल बी। तो कोई भी फीचर आर्टिकल है उसका अंत कैसा होना चाहिए, रचनात्मक और प्रेरणात्मक, मतलब उसके अंदर आपको क्रिएटिविटी देखनी चाहिए और लोग हैं वो आपसे मोटिवेटेड रूप से जुड़े हुए होने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है इसमें। 31 नंबर प्रश्न है, एक रिपोर्ट में एक फीचर लेख में क्या अंतर होता है। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए रिपोर्ट एंड ए फीचर राइटिंग। तो क्या अंतर होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। रिपोर्ट तथ्य आधारित होता है और फीचर होता है वो भावनात्मक आधारित होता है। समझ में आ गया आपको। रिपोर्ट किस पे आधारित होती है, रिपोर्ट आपको तथ्यों पर, जैसे रिपोर्ट में बताऊं कि आपने कोई रिपोर्ट लिखी कि भारत में बेरोजगारी बढ़ती बेरोजगारी, तो उस पर क्या करोगे आप, उस पर आप तथ्य दोगे कि इस समय इतनी थी, अब इतनी है, इतने सेक्टर में बच्चे ग्रेजुएशन करने के बावजूद बेरोजगार हैं, जनसंख्या की वजह से बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये एक रिपोर्ट होगी। फीचर क्या होगा, फीचर में मैंने आपको बताया था ना, दो अलग अलग जोनर के जो व्यक्ति मिलकर कोई चीज़ को लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, इमोशन से संबंधित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, जो रिपोर्ट है उसमें तथ्यों की बात होती है, समझ में आ गया, और जो फीचर होता है उसमें इमोशंस की बात होती है। 32 नंबर प्रश्न है, कहानी लेखन में विपरीत मोड प्लॉट ट्विस्ट का क्या उद्देश्य होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लॉट ट्विस्ट इन स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी राइटिंग में प्लॉट ट्विस्ट का क्या मतलब होता है, कथानकों में रुचि बनाए रखना। तो जो प्लॉट ट्विस्ट का यही कार्य होता है, जो कथानक होते हैं उनमें क्या बनाया जाता है, प्लॉट बनाए रखने का, या जो रुचि बनाए रखने का किसके लिए प्रयोग किया जाता है, आपको प्लॉट ट्विस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला आपके सामने। 33 नंबर प्रश्न की बात करूं, रिपोर्ट लेखन में वस्तुनिष्ठता की क्या आवश्यकता होती है। वाई इज ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट इन रिपोर्ट राइटिंग। तो जो लेखन कला करते हो, जो रिपोर्ट लेखन करते हो, उसमें वस्तुनिष्ठता की क्यों जरूरी होती है, ताकि लेखक की राय न झलके। तो ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ यही होता है कि जैसे आपने कोई भी है ना, सरकार के ऊपर आपने कोई भी चीज़ की क्या दी, लेख लिखा, या ऐसे भी मत समझ लो, आप ये समझ लो मानसून में बढ़ती सड़कें, टूटती सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आपने कोई बना दिया कि हमारा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो मानसून के अंदर आपने ये रिपोर्ट बना दी। इसमें बारिश का मौसम चल रहा है ना, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय, तो क्या होगा, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिखा है, तो इस पर क्या आप ऐसे तथ्य दो, वास्तविक डाटा दो, साथ के साथ समझाने का प्रयास करो कि क्या पिछली सरकारों में हुए हैं, तो अब की सरकार में इतने हो रहे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें आपकी राय नहीं झलकनी चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठ कोई भी चीज़ें दिखा रहे हो, बायस होकर चीज़ों को दिखाओ। ऐसे नहीं कि आप जो इस समय की जो सरकार है, पिछले समय की सरकार है, किसी एक को पकड़कर आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया या उसकी ज़्यादा बड़ाई कर दी। ऐसे नहीं, आपको न्यूट्रल रहना है, बायसनेस नहीं दिखानी है, और एक चीज़ पर रहकर आपको लिखना होता है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेख का उचित शीर्षक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टाइटल फॉर फीचर राइटिंग। तो कौन सा होता है, बदलते भारत की तस्वीर गाँव से। तो ये क्या एक फीचर लेखन है कि भारत का जो गांव बदल रहे हैं और उसकी तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में आ गया आपको। 35 नंबर प्रश्न है, एक कहानी में पात्रों की क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। तो स्टोरी में क्या होती है, कथानकों को गतिशील बनाने के लिए। तो कोई भी स्टोरी होती है उसको क्या होता है, उसको चलाने के लिए, उसको इमोशनली पाठकों से कनेक्टेड करने के लिए, उसे भाई मूवी में जो आपको पता, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, कोई ना कोई ऐसा करेक्टर होता है, कोई ना कोई ऐसा हीरो होता है जिसका काम आपको हमेशा अच्छा लगता है। तो कथानक होते हैं, जो स्टोरी राइटिंग होती है उसको गतिशील बनाने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है, कहानी के पात्रों का प्रयोग किया जाता है। पत्र लेखन में विनम्रता किस रूप में प्रकट होती है। हाउ इज पोलाइटनेस एक्सप्रेस इन लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में जो पत्र लेखन में विनम्रता का क्या कार्य होता है, तो विनम्रता का क्या कार्य होता है, सम्मानजनक संबोधन और समापन से। तो इससे क्या होता है, आप सम्मानजनक इमोशनली
चीज़ों को स्टार्ट करते हो, बोलना शुरू करते हो और समापन भी इससे होता है। 37 नंबर प्रश्न की बात करूं, रिपोर्ट लेखन में किन वाक्य रचनाओं का प्रयोग अधिक उपयुक्त होता है? विच सेंटेंस टाइप आर मोर सुटेबल इन द रिपोर्ट राइटिंग? तो रिपोर्ट लेखन में किन वाक्यों की और रचनाओं का प्रयोग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो कौन से का होता है? सक्रिय और सरल वाक्यों का। अगर आप क्या होगे, इस सरल वाक्यों का प्रयोग करोगे, रिएक्टिव वाक्यों का प्रयोग करोगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका लेखन है, जो आपका वाक्यों की रचना है, वो अधिक क्या होगी, उपयोगी होगी, अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। तो आप क्या करो, अपने सरल वाक्यों का प्रयोग करो और एक्टिव वाक्य है उनका प्रयोग करो, इससे ज़्यादा लोगों तक आपकी चीज़ें वो पहुंच पाएगी। 38 नंबर प्रश्न की बात करूं, फीचर लेख का शीर्षक कैसा होना चाहिए? व्हाट शुड बी ए फीचर टाइटल बी? तो फीचर टाइटल कैसा होना चाहिए? रचनात्मक और विषय संकेतक, मतलब जिसमें आपकी क्रिएटिविटी झलकनी चाहिए और विषय का संकेत भी आपको मिलना चाहिए कि मैं इस चीज़ पर यह चीज़ लिखने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फीचर लेखन का, वो क्या होता है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रचनात्मक लेख से संबंधित होता है आपका। अगले वाला प्रश्न है, कहानी लेखन में संवादों का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायलॉग इन स्टोरी टेलिंग? तो डायलॉग जो बोले जाते हैं ना, जो आपको पता है कोई ना कोई डायलॉग हर स्टोरी का, हर कोई मूवी का पॉपुलर होता है, वो क्यों होता है? पात्रों को जीवित बनाने से संबंधित। तो जिसने भी आपको पता है भाई मूवी में कोई भी डायलॉग बोला जा रहा है, तो वो डायलॉग बोला गया, आपको वो जीवन भर हमेशा याद रहता है। याद रहता है ना आपको, कोई ना कोई डायलॉग होता है ऐसा जो जीवन में आप हमेशा आपको याद रहता है। तो इससे क्या रहता है, वो करेक्टर है उस कहानी का, उस मूवी का, या फिर वो हीरो है जिसने डायलॉग बोला था, वो भी आपको जीवन भर हमेशा याद रह जाता है। तो यही है, पात्रों को, जो करेक्टर होते हैं उसको जीवित बनाने के लिए डायलॉग का प्रयोग में लिया जाता है। और डायलॉग होते हैं क्या है, कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जो उस घटना को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, और कैची लाइन्स होती हैं एकदम वो। एक रचनात्मक लेख का सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? तो रचनात्मक लेख का सबसे आवश्यक गुण क्या होता है? कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता। तो जो क्रिएटिव जो राइटिंग करते हो, इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, इसमें आपकी कल्पना है, इमोशंस है, वो भी दिखते हैं, और संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है इसके अंदर आपकी। अब आपकी यूनिट नंबर 2 मैंने रिवाइज करा दिया है। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। अब यूनिट नंबर 3 को शुरू करें। तो इसका प्रश्न है, उच्चारण अभ्यास में प्रमुख कठिनाई क्या हो सकती है? तो व्हाट इज द मेन चैलेंज इन द प्रोनाउंस प्रैक्टिस? तो आप जब बोलते हो, उच्चारण कर रहे हो कोई भी चीज़ की, तो उसमें कठिनाई हो रही है, तो उसमें प्रमुख चीज़ क्या होगी? ध्वनियों का भेद समझना। तो आप क्या होती है, जो ध्वनियाँ होती हैं उनका भेद अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि कौन सी ध्वनि है, उसका क्या अर्थ है, किस तरीके से वो बोली जा रही है। तो यही होती है उच्चारण लेखन में सबसे प्रमुख कठिनाई क्या होती है? ध्वनियों को भेद के समझने से संबंधित सबसे प्रमुख कठिनाइयाँ वो आपको देखने को मिलती है। 28 नंबर प्रश्न की बात करूं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि अनन्य सिद्ध नहीं होती है? तो कौन सी ध्वनि नहीं होती है? ट और जो र की जो होती है ना, वो ध्वनि आपको अनन्य सिद्ध नहीं होती है, मिनिमल पेयर साउंड होती है, मतलब सेम टू सेम आपको बोलने में लगती है ये। उच्चारण अभ्यास में आईपीए की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीए? तो आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है इसमें? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? वो सब जिनको इंटरनेशनली आप कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो पूरे विश्व स्तर पर, उसको आईपीए के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंटरनेशनली आप शब्दों को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, उसको आईपीए के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर प्रश्न की बात करूं, उच्चारण अभ्यास का संबंध मुख्यतः किस रूप से है? प्रोनाउंस प्रैक्टिस इज मेनली रिलेटेड टू। तो प्रोनाउंस जो उच्चारण अभ्यास है वो मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित होता है। 31 नंबर प्रश्न की बात करें, डिक्टेशन गतिविधि का सबसे आवश्यकता क्या होती है? तो डिक्टेशन क्या होता है? आपको सुनने की शक्ति से संबंधित अगर कोई गतिविधि होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको डिक्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो सुनने की जो शक्ति होती है उसी को डिक्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सुनने की शक्ति को ही डिक्टेशन के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर प्रश्न की बात करूं, आईपीए में कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं? तो आईपीए में कितनी स्वर ध्वनियां होती हैं? कुल 12 प्रकार की स्वर ध्वनियां, वोवल प्रकार के आपको फोनेटिक्स हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आपको अच्छे से याद कर लेना कितने प्रकार के फोनेटिक्स होते हैं आईपीए में। टोटल वोवल साउंड, स्वर ध्वनियां, अच्छे से याद करना, स्वर ध्वनियां हैं तो कितनी है? 12 हैं। समझ लेना कितनी? 12। वोवल कितने हैं? 12 हैं। बार बार बताऊंगा आपको ताकि याद हो जाएगा अच्छे से।
उच्चारण अभ्यास में स्ट्रेस का क्या तात्पर्य होता है? स्ट्रेस मीन्स इन प्रोनाउंस प्रैक्टिस। तो क्या होता है? उसमें शब्दों को उच्चरित बल देना। तो कोई भी चीज़ पे मैं जोर देकर बता रहा होता हूँ ना कि ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, तो क्यों दे रहा हूँ? उच्च बल से बोल रहा हूँ, ज़्यादा जोर देकर बोल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा? स्ट्रेस दे रहा हूँ, उससे आपका जो पता होता है कि भाई ये चीज़ें ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, उच्चरित बल देकर बोला जाता है। 34 नंबर प्रश्न होता है, ध्वनि में पहचान की सहायक तकनीक क्या होती है? विच इज ए हेल्पफुल टेक्निक इन आइडेंटिफिकेशन साउंड। तो जो सबसे सहायक तकनीक क्या होती है, हेल्पफुल टेक्निक क्या होती है कोई भी साउंड को पहचानने में? तो क्या होती है? श्रवण अभ्यास होता है, लिसनिंग स्किल होती है, लिसनिंग ड्रिल होती है, वही क्या होती है? ध्वनि को पहचानने में सहायक तकनीक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है, वो होने वाला श्रवण कौशल है। आपको सुनने से संबंधित जो स्किल होती है वो किससे होती है? ध्वनि को पहचानने से संबंधित तकनीक से होती है आपकी। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, फोनेटिक्स किसे कहते हैं? तो फोनेटिक्स किसे कहा जाता है? फोनेटिक्स कहा जाता है इसमें से, फोनेटिक्स किसको कहते हैं अपन? भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई होती है। जो फोनेटिक्स, जो साउंड से संबंधित जो यूनिट होती है, उसी को क्या कहा जाता है? अपन फोनेटिक्स के नाम से जानते हैं। उच्चारण अभ्यास में सामान्य त्रुटि को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कॉमन एरर इन द प्रोनाउंस प्रैक्टिसेस। तो क्या होता है? मिस प्रोनाउंस, मतलब आप चीज़ों को गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो, उसी को क्या कहा जाता है? सामान्य त्रुटि में, कॉमन एरर के रूप में जाना जाता है। आपको सामान्य अभ्यास, सामान्य त्रुटि के रूप में देखते हैं अपन अभ्यास में। मतलब आपको बोलना कुछ है, आप बोल रहे हो कुछ और हो, तो उसी को क्या कहा जाता है? मिस प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है, जिसे सामान्य त्रुटि की श्रेणी में आता है। इंटोनेशन किसे कहते हैं? तो इंटोनेशन क्या होता है? कोई भी वाक्य की में स्वर के उठावन और गिरावट से संबंधित क्या होता है? इंटोनेशन के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी वाक्य में जो स्वर है, उसको उठान है, गिरावट है, वो आती जा रही है, तो उसको इंटोनेशन के नाम से जाना जाता है। 38 नंबर प्रश्न की बात करूं, किस तकनीक में उच्चारण में सुधार लाया जा सकता है? तो किस तकनीक का उपयोग करके आप उच्चारण में सुधार ला सकते हो? रिकॉर्डिंग करके सुनना और अभ्यास करना। तो आप क्या कर सकते हो? आपका उच्चारण बेहतर बनाने के लिए आप जो भी लेखन कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, उसको रिकॉर्डिंग कर लो और फिर से सुनो। जो जो आपको प्रोनाउंस गलत लगे उसको पेज लो, उसमें लिखो और गूगल वगैरह से या फिर जो डिक्शनरी वगैरह से उसका सही उच्चारण करके बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहो। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जो प्रोनाउंस है वो सुधर जाएगा। समझ में आ गया? और अगर आपको काफ़ी बच्चों में रहता है कि सर मुझे पब्लिक स्पीकिंग है, मुझे काफ़ी लोगों के सामने बोलने में मुझे प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए? तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? आप कोई भी एक टॉपिक को याद कर लो, शीशे के सामने जाओ, अपने आप को देखो और वहाँ पर कोशिश करो ठीक ठाक आवाज़ में उस सब चीज़ों को बोलने का प्रयास करो, और इस चीज़ को 1 महीने तक रेगुलर प्रयास कर लो, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, रिकॉर्ड करके सुनना और अभ्यास करने से संबंधित होता है श्रवण में उच्चारण को आप बेहतर करने के लिए। अगले वाला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, मिनिमल पेयर्स अभ्यास का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ मिनिमल पेयर प्रैक्टिस। तो क्या होता है? समान ध्वनियों में भेद करना। जो सेम प्रकार की जो ध्वनियाँ होती हैं उनमें आप भेद करने का प्रयास करते हो, और होता नहीं है, मतलब आपको जो टे और रे हो गया, इनमें से गलतियां कर देते हैं, काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, सेम बोल देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मिनिमल पेयर अभ्यास के नाम से जाना जाता है। समान ध्वनियों में भेद करना बताया जाता है कि भाई इन समान ध्वनियों में ये भेद होता है। जैसे स्कूल को स्कूल बोलते हैं ना अपन, वो वाला। कनेक्टेड स्पीच में कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? तो कनेक्टेड स्पीच में कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? आपकी जो लिंकिंग, इलेशन और एसिमिलेशन है, वो आपकी सारी कनेक्टेड स्पीच में क्या प्रक्रिया पाई जाती है? आगे बताऊंगा, पर सेम प्रश्न आएगा तब तीनों चीज़ें क्या होती हैं। 41 नंबर प्रश्न है, वॉइसिंग का क्या अर्थ होता है? तो वॉइसिंग का क्या अर्थ होता है? आपको स्वर यंत्र की गतिविधि। तो वॉइसिंग क्या होता है? आप कोई भी यंत्र है उसका प्रयोग करके चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हो कि भाई ये किस तरीके से कार्य करती है, या रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, उसी चीज़ को क्या किस नाम से जाना जाता है? वॉइसिंग के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर प्रश्न, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्हाट इज द फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन यूज। तो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज किस में किया जाता है? शुद्ध ध्वन्यात्मक लेखन से संबंधित। तो आप ध्वनि से संबंधित कोई भी लेखन है, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें ध्वनि आती है ना, तो इसमें मेरा प्रोनाउंस सुधारने के लिए मैं किसका यूज कर सकता हूँ? फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज कर सकता हूँ, जिसमें आपका जो ध्वनि लेखन है उसमें स्पष्टताएं, जो रेडियो पर नहीं बोलते हैं क्या, रेडियो जॉकी होते हैं, आरजे होते हैं, तो उनसे संबंधित ये ज़्यादा काम आता है, एफएम वगैरह पे। समझ में आ गया? जहाँ पर आपको आपकी जो आवाज़ है, जो ध्वनि होती है, उसको बेहतर बनाना पड़ता है, क्योंकि आपका उसमें सारा काम किससे संबंधित होता है? ध्वनि से संबंधित ही होता है।
43 नंबर प्रश्न की बात करें, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस में क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर होता है? एक शब्द और एक वाक्य में बल देने की स्थिति। तो आप एक ही वर्ड है और एक ही जो शब्द होता है, एक वाक्य होता है, सेंटेंस पर ही आप क्या करते हो? जोर देते हो, उसी को वर्ड स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। 44 नंबर प्रश्न की बात करूं, साइलेंट लेटर में क्या अंतर होता है? तो साइलेंट लेटर में क्या अंतर होता है? उच्चारण में नहीं आते हैं लेकिन वर्तनी में होते हैं। तो वो शब्द होते हैं जिनमें आपको उच्चारण में तो नहीं आते हैं लेकिन वर्तनी में होते हैं। इसमें ऐसे काफ़ी शब्द सुने होंगे जिनको आप यूज करते हो, तब क्या होता है, उसको वो लिखे तो जाते हैं लेकिन उच्चारण में उनका प्रयोग नहीं किया जाता, उन्हीं को साइलेंट लेटर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, होमोफोन किसे कहते हैं? तो होमोफोन किसे कहते हैं? उच्चारण समान है लेकिन अर्थ अलग है और वर्तनी भी अलग होती है। तो अर्थ अलग है लेकिन उच्चारण सेम होता है उनका। 31 नंबर प्रश्न की बात करूँ, सबसे सामान्य वर्तनी त्रुटि किसके कारण होती है? तो सबसे जो कॉमन जो प्रोनाउंस की जो त्रुटि होती है, एरर होता है, वो किसके कारण होता है? जैसे एक जैसे शब्दों में वर्ती। तो आप एक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो और उनमें जो एरर निकल कर आता है उसी को क्या कहा जाता है? एक सामान्य वर्तनी त्रुटि के नाम से जाना जाता है। सामान्य शब्दों में जो आपको गलती देखने को मिलती है उसी को क्या कहा जाता है? एक जैसे शब्दों में वर्तनी में त्रुटि के नाम से जाना जाता है उसको। स्पेल चेकर की सीमाएं क्या होती है? तो संदर्भ को नहीं समझ में सकता है। मतलब अपन काफ़ी बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होते हैं। जैसा विषय होता है, जैसा कॉन्टेक्स्ट होता है, उसी के हिसाब से अपन क्या करते हैं? अपने वर्ड्स का उपयोग करते हैं। लेकिन स्पेल चेकर थोड़ा समझ सकता है चीज़ कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट के उपयोग में किया गया है, तो वो तो अपने हिसाब से चीज़ों को बताता है। तो ये होता है संदर्भ के हिसाब से चीज़ों को नहीं समझ। 43 नंबर प्रश्न है, शब्दकोश का प्रयोग वर्तनी सुधारने में कैसे सहायक हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? सही वर्तनी दिखाकर। तो आप सही जो वर्तनी है उसका प्रयोग करके शब्दकोश का प्रयोग वर्तनी सुधार में कैसे हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? आप सही वर्तनी को दिखाकर है, सही वर्तनी को कर आप क्या कर सकते हो? आप शब्दकोश का प्रयोग कर सकते हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सही वर्तनी के प्रयोग से हो सकता है। 24 नंबर प्रश्न का, विजुअल मेमोरी कैसे मदद करती है? तो विजुअल मेमोरी आपकी कैसे मदद करती है? शब्दों की छवि याद कर और वर्तनी सुधारने पर। तो वर्चुअल जो मेमोरी होती है उसका क्या होता है? शब्दों की जो छवि है, जो शब्द हैं उसके जो आपके विजुअल्स हैं उनको याद कर। तो मूवी वगैरह होती है वो विजुअल मेमोरी से होती है, उसमें आपको सारे कैरेक्टर याद रहते हैं ना कि उस मूवी में ये हुआ था। तो ये होते हैं विजुअल होते हैं, वो आपको हमेशा से चीज़ों को, इंसान को याद रहते हैं, उसी के कारण वो चीज़ें आपको छवि सुधारने में मदद करती है, अच्छे से याद हो जाती है मतलब चीज़ें। कौन सा शब्द सबसे अधिक भ्रमित करते हैं? तो कौन से करते हैं? कन्फ्यूजेबल वर्ड। कन्फ्यूजेबल वर्ड क्या होते हैं? वो शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंस सेम होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। अब आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा शब्द को कहां पर प्रयोग करना है। 26 नंबर प्रश्न है, वर्तनी सुधार के लिए कौन सी प्रतियोगिता प्रसिद्ध है? तो कौन सी? स्पेल बी नामक एक प्रतियोगिता होती है, उसको उपयोग में लिया जाता है आपको वर्तनी सुधारने के लिए। तो कौन सी होती है? स्पेल बी नामक जो गतिविधि होती है उसका प्रयोग में लिया जाता है। 27 नंबर प्रश्न की बात करूं, फोनेटिक स्पेल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो फोनेटिक स्पेल का किस लिए होता है? जैसा बोला जाए वैसा लिखना। तो फोनेटिक स्पेलिंग का प्रयोग किसमें किया जाता है? जैसा बोलो जाओगे, जैसा बोला जाएगा वैसा का वैसा लिखोगे, उसी को फोनेटिक स्पेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है। वर्तनी सुधार में अभ्यास के लिए कौन सा सबसे अच्छा सुधार होता है? तो वर्तनी अभ्यास के लिए आपको क्या करना चाहिए? बार बार चीज़ों हैं उनको लिखना चाहिए। तो एक से अधिक चीज़ों को आप जब बार बार लिखोगे तो इससे क्या होगी? आपका जो वर्तनी है, बोलने का तरीका है, वो क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा उसमें। कॉमनली कंफ्यूज शब्द कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? शब्दकोश देखकर आप जिनको कंफ्यूज वर्ड को बच सकते हो, शब्दकोश में आप प्रोनाउंस सीख सकते हो, उनका कहाँ प्रयोग करना है, ये सब चीज़ें समझ सकते हो अभ्यास करके। आप रेगुलर उन शब्दों पर अभ्यास करो अपने वास्तविक जीवन पर, तो भी आप चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो उदाहरणों के साथ समझकर। तो उदाहरणों के साथ आप चीज़ों को समझोगे तो भी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि भाई शब्द का कहाँ से प्रयोग करना है। तो ये सही आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर डी है, कन्फ्यूजन वर्ड को आप यहीं पर यूज कर सकते हो। 30 नंबर प्रश्न है, स्पेलिंग एरर को परखने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है? तो स्पेलिंग एरर को परखने का सबसे जो सटीक तरीका ये होता है, आप स्पेल चेकर का प्रयोग करो। तो स्पेल चेकर में क्या होता है? अगर कोई गलतियां होती हैं, आपके किस तरीके से गलत तरीके से चीज़ों को प्रयोग करके रखते हो वो आपको पता चल जाती है स्पेल चेकर में। वक्तृता कौशल का मुख्य प्रयोग क्या होता है? स्पष्ट व आत्मविश्वासी संवाद करना। वक्तृता कौशल क्या होता है?
जब आप चीज़ों को स्पष्टली बताते हो और आत्मविश्वास के साथ चीज़ों को बताने का प्रयास करते हो। इसी को क्या कहा जाता है? वक्तृता कौशल के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट व आत्मविश्वास से डिलीवर करते हो आप चीज़ों को कम्युनिकेशन में। 25 नंबर प्रश्न है, आई कांटेक्ट क्यों जरूरी होता है? तो चीज़ों को लेकर आई कांटेक्ट क्यों जरूरी होता है? श्रोताओं से जुड़ाव के लिए। तो चीज़ों का आई कांटेक्ट इसलिए होता है आप ताकि लोगों से इमोशनली कनेक्टेड रहते हो, आप लोगों से मिलजुल कर रहते हो, या आप लोगों से आप जब आई कांटेक्ट करते हो तो इससे क्या होता है, लोग कॉन्फिडेंस समझते हैं आपके अंदर कि इस व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में जानकारी होती है। तो श्रोताओं से जुड़ाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब आप मंच पर अपना जो बात संबोधन कर रहे हो तो सभी से क्या करना चाहिए? आपको अपना आई कांटेक्ट सभी व्यक्तियों से बनाना चाहिए ताकि उनको लगे कि ये तो सब मेरे को ही देख रहा है, ऐसा लगना चाहिए सभी को। पोज का उपयोग कहाँ पर होता है? तो पोज का उपयोग कहाँ पर होता है? प्रभावशाली बिंदुओं को उभारने के लिए। तो पोज का प्रयोग इसलिए कहाँ पर किया जाता है? जो इंपॉर्टेंट जो बिंदु होते हैं उनको उभारने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। तो आप कोई भी सेंटेंस होता है उसमें पोज का प्रयोग कर सकते हो, आपको कोई भी वर्ड है उसको अच्छे से समझाने के लिए। पिच में बदलाव किसे प्रभावित करता है? तो पिच में जो बदलाव करते हो आप, जो अपनी आवाज़ है उसको ऊपर नीचे करते हो, तो उसको क्यों किया जाता है? ताकि श्रोताओं का ध्यान है वो क्या रहे? श्रोताओं का ध्यान है वो आप पर रहे, आप श्रोताओं की हर बात को समझ सको। श्रोता है, आपने कभी ऊंची आवाज़ में बात की तो वो भी एक्टिव हो गए एकदम से, आपने लो लेवल में बात की, इमोशनल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की तो वो भी आपसे इमोशनली कॉन्टैक्ट हो गए। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर भी होगा, श्रोताओं का ध्यान में प्रभावित करने के लिए। 35 नंबर प्रश्न है, बोलने के डर को क्या कहा जाता है? तो ग्लोसोफोबिया के नाम से जाना जाता है बोलने के डर को। तो ये था आपका प्रभावी हिंदी लेखन से संबंधित जो अगला पार्ट है वो। तो मैंने इसमें लगभग चीज़ें कवर कराने का प्रयास किया सारी यूनिटों का, और अगर हो सकता है इससे संबंधित एक और पार्ट आपके सामने देखने को मिल जाए तो अभी तक अगर आपने वीडियो बाकी के नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना, और साथ के साथ आपको जो PDF वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।